Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions which are previously asked from ICT in different exams like NT-NET, CTET, KVS, PGT, TGT, SSC and State PCS. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईसीटी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, काफ़ी रिपोर्टेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये अपकमिंग एग्ज़ाम आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एनटीए-नेट और आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है, इस प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हो और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। फिर आप देखना ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष। तो इंडिया का अब तक का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है प्रत्यूष। ओके, क्लियर। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IITM। तो इसको किसने डेवलप किया है? IITM ने। ठीक है, IITM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, तो IITM का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल। ओके, तो इसने प्रत्यूष नामक सुपर कंप्यूटर को बनाया है जो कि भारत का अब तक सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इट्स स्पीड इज़, इसकी स्पीड 6.8 पेटा फ्लैप्स है। ठीक है, तो 6.8 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। अगला है इसी में यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। तो इसका यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग मेज़र करने के लिए। तो वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान में इसको हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर को, जिसको IITM ने बनाया है, जिसका नाम प्रत्यूष है। इट इज़ अमंगेस्ट द टॉप 5 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो प्रत्यूष है ये दुनिया के जो 5 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं उसमें से एक है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर त्यानहे डेवलप्ड बाई चाइना टिल जून 2020। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है त्यानहे, जिसको चाइना ने बनाया है, जिसको चाइना ने डेवलप किया है। जून 2020 से पहले दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर त्यानहे है जो कि चाइना ने बनाया है। ठीक है, तो ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। NT-NET में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सपोसी। सपोसी क्या है? ओके, तो सपोसी आपका क्या है? इट इज़ अ न्यू malware called Saposi that can take over electronic devices and use them for a distributed denial of services DDoS attack। ठीक है, तो ये आपका सपोसी क्या है? एक नया मालवेयर है। ठीक है, मेलवेयर है जो जिसका नाम है सपोसी। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से फैलता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, और जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनमें बाधा पहुंचा देता है, उनकी सर्विसेज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक्सेसिबिलिटी रोक देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मेलवेयर है। ओके, अगला है CERT एजेंसीज। ठीक, CERT एजेंसीज प्रिवेंशन ऑफ अटैक। तो CERT जो एजेंसीज हैं वो इस प्रकार के अटैक को प्रिवेंट करती हैं, बचाव करती हैं कि ऐसा अटैक ना हो। ठीक है, तो सोपिया एक मालवेयर आपका अटैक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से फैलता है और जो सर्विसेज हैं यूज़र को सर्विसेज एक्सेस करने में रोकता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए CERT एजेंसी बनाई गई है, ये इसको प्रिवेंट करती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री से हैं, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके भी पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, समझ अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद, और देखना आपके एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके,
अगला आपका है NFRA। तो NFRA क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, ओके। तो इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है कि है क्या एक्चुअली, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल क्या है? इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क। ठीक, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क है, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटक में है। कर्नाटक इंडिया का डेवलप्ड स्टेट है। ओके, इसके बाद आपका है राइम्स। तो राइम्स कई बार न्यूज़ में रहा है और ये क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से, इसमें पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्मिंग सिस्टम ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो राइम्स का मतलब है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्मिंग सिस्टम ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। राइम्स डेवलप्ड बाय UN इन 2009। तो राइम को 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किया था, बनाया था। ओके, इसके बाद आपका है इंडियन साइंस कांग्रेस ISC। तो इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको देखते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म इंपॉर्टेंट हैं। इट्स रिसेंट सेशन वाज हेल्ड इन मणिपुर। तो इसका जो लेटेस्ट सबसे रिसेंट में सेशन हेल्ड हुआ है वो मणिपुर में हुआ है। ओके, ISC सेशन हैज़ बीन हेल्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दूसरी बार हेल्ड हुआ है, जो कि मणिपुर में हुआ है। ओके, नॉर्थ ईस्ट आपकी जो स्टेट है वो मणिपुर, मिजोरम और आपकी मेघालय, जो 7 सिस्टर्स हैं वो सभी आपकी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये सभी हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें द थीम ऑफ द लेटेस्ट समिति वाज। तो इसकी थीम जो थी ISC यानी इंडियन साइंस कांग्रेस की, जो कि दोबारा हुई है मणिपुर में, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसकी थीम थी रीच आउट टू अनरीच। इसको तो या आप कह सकते हो रीच टू अनरीचेबल, मतलब जो पहुँचने योग्य नहीं है उन तक पहुँचना। ठीक है, ये इसकी मेन थीम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है LAQSHYA, लक्ष्य प्रोग्राम। ठीक है, तो लक्ष्य में Q का मीनिंग है क्वालिटी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि लक्ष्य प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसमें Q का मीनिंग क्या है? तो Q का मीनिंग है क्वालिटी। ओके, तो लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लेबर क्वालिटी इससे रिलेटेड है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्लानिंग वेलफेयर। तो इसको, इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मिंग वेलफेयर। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टॉपिक नाभा कालेभर। ठीक है, नाभा कालेभर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। नाभा कालेभर रिलेटेड टू नाभा कल। तो नाभा कल का मतलब होता है न्यू बॉडी। ओके, और ये पूरी उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, समझ गए। नाभा कालेभर ये पूरी उड़ीसा से रिलेटेड है। नाभा कल का मतलब होता है न्यू बॉडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिगार्डिंग यूथ कॉर्प्स। ठीक है, तो यूथ कॉर्प के रिगार्डिंग दे हैव बीन अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 2010 नॉट 2018। तो ये जो रिगार्डिंग यूथ क्रॉप है, यूथ कॉर्प्स, तो ये अनाउंस की गई है बजट में 2010 के, जो कि ना कि 2018 के। ठीक है, कुछ ही स्टेटमेंट है, पूछे जा सकते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू टैप द पोटेंशियल ऑफ द यूथ एंड चैलेंजिंग देयर एनर्जी एंड चैनलिंग देयर एनर्जी टुवार्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो यूथ है उसकी पोटेंशियल को इकट्ठा करना और उसको देश को बिल्ड करने के दिशा में चैनलाइज कर देना। ठीक है, जो यूथ की एनर्जी है उसको, उसके पोटेंशियल है, यूथ की पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में लगा देना, नेशन बिल्डिंग में लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ दिस स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अंडर एज ग्रुप ऑफ
1829 ईयर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। ये जो आपका स्कीम है ये किस एज ग्रुप के यूथ के लिए है? 18 to 29। ठीक है, तो ये आपका रिगार्डिंग यूथ कॉर्प के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री कौन कौन सी मिनिस्ट्री देखती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अंडर एज ऑफ 1829। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है पुनर्जागरण प्रोग्राम। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो पुनर्जागरण प्रोग्राम है, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज़ रिलेटेड टू यूथ। तो ये यूथ से रिलेटेड है। किस एज ग्रुप के यूथ? 15 to 29, 15 से 29 साल के जो यूथ हैं उनसे रिलेटेड है पुनर्जागरण प्रोग्राम, जिसको बोल सकते हैं रीजनरेशन। ओके, इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2014। ये 2014 से स्टार्ट हुई है। 2014 में 2 अक्टूबर से शुरू हुई है। ओके, तो इसके बारे में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है नेशनल यूथ पॉलिसी। तो नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो 15 से 29 ईयर के एज ग्रुप के यूथ से रिलेटेड है। 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ओके, स्टार्टेड इन 2015 यूथ लीडर्स प्रोग्राम। तो ये 2015 से शुरू की गई स्कीम है यूथ लीडर्स प्रोग्राम में। ठीक है, अब इसके अलावा आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं। क्या? जैसे ही कैन टेक द पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। तो अटॉर्नी जनरल कैन टेक द पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। उसके बाद दूसरा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है मेंबर ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा। अटॉर्नी जनरल आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर होता है। नेक्स्ट आपका है ही कैन स्पीक इन द लोकसभा। वो लोकसभा में स्पीक कर सकता है, बोल सकता है। ओके, तो ये पॉइंट अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इससे आपको ये इस प्रकार का क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी में पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट आपको दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऐसा करके, या इनकरेक्ट ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट है रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल के रिगार्डिंग कौन सी बात है इसके बारे में? तो ब्रह्मोस में BRAH का मतलब है ब्रह्मपुत्रा, जो कि इंडिया की रिवर है, और मोस जो कि मोस MOS का मतलब है मोसोवा। मोसोवा क्या है? रसिया की एक पॉपुलर रिवर का नाम है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र इंडिया की पॉपुलर रिवर है, आप सब जानते ही हो। ठीक है, तो इन दोनों रिवर के नाम से मिलके बना है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इट इज़ नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इट इज सुपरसोनिक इन नेचर। ये सुपरसोनिक नेचर से है। ठीक है, इसका स्वभाव सुपरसोनिक है और इसकी जो रेंज है 295 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी रेंज आप याद रखना 295 किलोमीटर। ओके, और ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये याद रखना, ये सुपरसोनिक है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। ओके, इसमें और पॉइंट है इट इज़ यूज्ड बाय इंडियन नेवी एज वेल। तो इसको इंडियन नेवी यूज़ करती है। ठीक है, MTCR का मेंबर बनने के बाद भारत 300 किलोमीटर से भी अधिक भेदक क्षमता वाली मिसाइलें बना सकता है। ठीक है, तो जब इंडिया MTCR ग्रुप में का मेंबर बन चुका है तो अब उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली जो मिसाइलें हैं वो बना सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है के फैमिली मिसाइल। ठीक है, के फैमिली मिसाइल के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। के फैमिली का मीनिंग है के फैमिली ऑफ मिसाइल नेम्ड आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो के फैमिली जो नाम पड़ा है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे पड़ा हुआ है। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में योगदान दिया है। ठीक है, दे आर अ सीरीज ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, तो ये क्या है? ये सभी सीरीज ऑफ सबमरीन हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में यूज़ होती हैं।
द सगारिका मिसाइल इज़ द SLBM वर्जन ऑफ द लैंड बेस्ड शौर्य मिसाइल। ठीक है, तो जो सगारिका मिसाइल है वो SLBM का वर्जन है और ये लैंड बेस्ड सौर्य मिसाइल है। ठीक, लैंड से सौर्य मिसाइल होगी और सागर से सागरिका मिसाइल। ये नोट पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे है मैचिंग वर्ड मैच कराने को। अगला आपका है प्रोजेक्ट 775I। तो प्रोजेक्ट 75I का मीनिंग है बिकॉज ऑफ डेटा लीक। तो ये डेटा लीक से रिलेटेड है। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग सिक्स स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ठीक, तो ये इस जो इन्वॉल्वमेंट है इसका 6 प्रकार की स्कॉर्पियन सबमरीज बनाई गई हैं फ्रेम गवर्नमेंट के साथ, फ्रांस गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो ये जो 6 सबमरीन बनाई गई हैं वो फ्रांस गवर्नमेंट के साथ डील होने पर डाटा लीक हो गया था, जिसकी वजह से इसी का नाम पड़ा है प्रोजेक्ट 70I। ठीक है, ये डेटा लीक से रिलेटेड है। तो इसमें फ्रांस गवर्नमेंट के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाई गई थी। ओके, अगला आपका है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। INS विक्रमादित्य इज द कंट्रीज सोल एयरक्राफ्ट कैरियर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ INS विक्रांत इन मार्च 2017। तो INS विक्रांत के रिटायरमेंट के बाद INS विक्रमादित्य कंट्री का, अपने देश का सबसे का सोल एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, INS विक्रांत इन मार्च 2017। तो INS जब विक्रांत मार्च 2017 में इसका रिटायर हो गया था, ये आउट ऑफ डेट हो चुकी है। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट है INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड बाई कोच्चि केरला शिपयार्ड CSL इंडियन नेवी। तो INS विक्रांत पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि कोच्चि केरला में इंडियन नेवी ने बनाया था। ओके, इसके बाद है रुस्तम सेकंड इज एन तो रुस्तम सेकंड क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, रुस्तम सेकंड आपकी क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, डेवलप्ड बाय DRDO। तो इसको किसने बनाया है? DRDO, डिफेंस ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको DRDO ने बनाया है। ओके, रुस्तम सेकंड। ठीक है, रुस्तम सेकंड आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ओके, नेक्स्ट आपका है राजेंद्र। तो राजेंद्र क्या है? इट इज़ अ मल्टी फंक्शन राडार बिल्ड बाय DRDO। तो जो राजेंद्र है वो एक प्रोजेक्ट, राजेंद्र प्रोजेक्ट नाम का जो स्कीम है, राजेंद्र प्रोजेक्ट, ये क्या है? मल्टी फंक्शन राडार बिल्ड बाय DRDO। तो इसको भी DRDO ने बनाया है। इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है व्हीलर आइसलैंड्स न्यू नेम। तो व्हीलर आइसलैंड का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? व्हीलर आइसलैंड्स न्यू नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड। तो अब व्हीलर आइसलैंड का नया नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम पड़ गया है। फिर है ग्लास। ग्लास का मीनिंग क्या है? ग्लास का मीनिंग है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय WHO। ठीक है, तो ग्लास का मतलब क्या है? ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लास नाम का जो प्रोजेक्ट ये स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद है ई-वे बिल। ई-वे बिल क्या है? ये GST से रिलेटेड है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आपका है सफ़र। ठीक है, सफ़र स्कीम क्या है? तो सफ़र इज अ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च विच फर्स्टली लॉन्च्ड इन दिल्ली 2011 ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो जो सफ़र है वो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग के से रिलेटेड है एंड रिसर्च विच फर्स्टली लॉन्च्ड इन, जो कि इस रिसर्च को लॉन्च किया गया 2011 में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे। ठीक है, सफ़र
ऐप, तो एक ये सफ़र है क्या, एक एप्लीकेशन है बेसिकली। सफ़र ऐप एप्लीकेशन या ऐप, सफ़र ऐप वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। ठीक है, तो सफ़र को किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री अर्थ एंड साइंस, ठीक, इसने लॉन्च किया है। ओके, इसके बाद है MOES। तो MOES क्या है, टू प्रोवाइड ऑनलाइन मेट्रो एयर क्वालिटी, टू प्रोवाइड ऑनलाइन मेट्रो एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सर्विस इन रूरल टाइम, इन रियल टाइम। ठीक है, तो आपका जो MOES है, टू प्रोवाइड ऑनलाइन मेट्रो एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सर्विस इन रियल टाइम। रियल टाइम का मीनिंग होता है एट दैट इंस्टांट, ठीक है, एट इंस्टांट या फिक्स्ड टाइम। अब अगला आपका है ब्लैक बक। तो ब्लैक बक का मतलब है इसका इसके रिगार्डिंग बारहसिंगा है, बारहसिंगा के रिगार्डिंग बात की जा रही है, ये यूपी से रिलेटेड है, ठीक, इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, इसका IUCN जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। और सलमान खान का जो केस चल रहा था कि वो उन्होंने एक हिरन मार दिया था, तो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और तो उसमें इन्होंने जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे हम साथ साथ हैं, तब से उन पे केस चल रहा है। ओके, अगला यहाँ का है उज्ज्वला स्कीम। तो उज्ज्वला स्कीम के बारे में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेफ्टी ऑफ वुमेन ट्रांसपोर्टेशन, वुमेन्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन को सेफ्टी बनाना, ठीक है, और सेक्सुअल रिहैबिटेशन, और सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये छेड़छाड़ या इस प्रकार की चीज़ें जो वुमेन्स के साथ होती हैं, तो वो उन चीज़ों को प्रिवेंट करना। ओके, अगला है उजाला स्कीम। तो उजाला स्कीम आपकी जो है वो BPL गैस LPG से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका इसके बाद है निर्वाण, एक जो टॉपिक आपका कई बार पीसी में पूछा गया है, निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो निर्वाण का मतलब होता है रेस्ट एंड पीस। ठीक है, आराम और शांति, तो ये निर्वाण का मतलब है। ओके, नेक्स्ट आपका है ZBNF मीन्स जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ZBNF पे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं और डिस्कस कर रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ZBNF। तो इंटरक्रॉपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ZBNF। आजकल जो नेचुरल फार्मिंग की जा रही है उसमें इंटरक्रॉपिंग का बहुत ज़्यादा चलन है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स नेचुरल फार्मिंग विदाउट फर्टिलाइजर्स। तो मेन इसका मकसद यही है कि जो फार्मिंग की जाए वो नेचुरल रूप तरीके से की जाए, उसमें कोई फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल का, किसी प्रकार के उर्वरक की हम मिक्सिंग ना करें, उर्वरक बिना उर्वरक के नेचुरल फार्मिंग की जाए। ओके, आपने सुना होगा जैविक